नमस्कार, 5 का पंच में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा कैसे कांग्रेस एमएलए पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। मैं आपको बताऊंगा नीतीश की समृद्धि यात्रा के आखिरी दिन किससे मिली सौगात और आगे सीएम का क्या है प्लान। मैं आपको बताऊंगी तेजस्वी यादव के कानून व्यवस्था पर दिए गए बयान के बारे में। मैं आपको बताऊंगी आईएएस संजीव हंस रिश्वत कांड के बारे में। मैं बताऊंगी आपको बिहार को क्या नया तोहफा मिला है जिससे नीतीश सरकार के जयकारे लगे हैं। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के 3 बागी विधायकों पर अब गाज गिरनी तय मानी जा रही है, क्योंकि इन विधायकों ने पार्टी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब में पार्टी पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जवाब में 3 बागी विधायकों ने बेहद कड़े तेवर और तल्ख तेवर दिखाए। कांग्रेस के तीनों विधायक मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह, वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र प्रसाद और फारबिसगंज से मनोज विश्वास को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था और 2 दिन के भीतर स्पष्टीकरण भी मांगा था। अपने जवाब में इन विधायकों ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया और गलती मानने के बजाय कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को ही कटघरे में खड़े कर दिया। उन्होंने चुनाव के दौरान हुई अव्यवस्था और रणनीति में विफलता के लिए प्रदेश आलाकमान को जिम्मेदार ठहराया। अब इस मामले में अंतिम फैसला कांग्रेस आलाकमान को लेना है, यानी राहुल गांधी को लेना है। लेकिन राजेश राम को लेकर अंदर खाने बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के नतीजे और एनडीए की क्लीन स्वीप बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए हुए मुकाबले में एनडीए की रणनीति को जहां एक तरफ मजबूती से दिखाती है तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी को एक्सपोज करती है, उनके खेमे की सेंधमारी को लोगों के सामने लाती है। कांग्रेस के 3 विधायकों और आरजेडी के एक विधायक फैसल रहमान की वोटिंग में शामिल न होने के चलते विपक्षी गठबंधन राज्यसभा चुनाव में पूरी तरह से धराशायी हो गया। महागठबंधन की ओर से आरजेडी प्रत्याशी अमरेंद्रधारी सिंह को हार का सामना करना पड़ा। जीत के लिए आवश्यक 41 वोटों के मुकाबले में उनके खाते में केवल 37 वोट गए और शिवेश राम को 5वीं सीट पर जीत मिल गई और आरजेडी उम्मीदवार बुरी तरह चुनाव हार गए। और अब इस हार का ठीकरा कांग्रेस के विधायकों पर फोड़ा जा रहा है, जो बागी 3 विधायक हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि उन पर पार्टी कार्रवाई कर सकती है। तो देखना यह दिलचस्प होगा, क्या कांग्रेस आलाकमान इन तीनों बागी विधायकों पर कार्रवाई करती है? क्या इन्हें पार्टी से निकाला जाता है या फिर कांग्रेस पार्टी सिर्फ इसे माहौल बनाने की कोशिश में लगी हुई है और आने वाले समय में सब कुछ मैनेज कर लिया जाएगा? क्योंकि कई विधायकों का यह कहना है कि उन्होंने राजेश राम के इशारे पर काम किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा की समाप्ति आज पटना में हो गई है, यानी पटना में इसका समापन हुआ। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की आखिरी यात्रा रही। मुख्यमंत्री ने नालंदा और पटना जिले में लगभग 2154 करोड़ की योजनाओं का तोहफा भी दिया है। जिले की समृद्धि यात्रा के साथ ही 38 जिलों का कार्यक्रम नीतीश कुमार का अब समाप्त हुआ है। कार्यक्रम में बिहार सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्य सचिव, डीजीपी और सभी आला अधिकारियों की मौजूदगी देखने को मिली है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यात्राओं का रिकॉर्ड भी बनाया है। नीतीश कुमार ने 1.5 दर्जन से अधिक यात्राएं अब तक कर ली है, लेकिन अब नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की कुर्सी जल्द छोड़ेंगे और विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 चरण में समृद्धि यात्रा में 30 जिलों की यात्रा की थी और 5वें चरण में शेष बचे 8 जिलों की यात्रा आज पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी से समृद्धि यात्रा की शुरुआत कर चुके थे। हालांकि बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के कारण फरवरी में 1 महीने तक यात्रा मुख्यमंत्री ने स्थगित कर दी थी और इसी कारण इस बार यात्रा में थोड़ा विलंब हो गया। हर जिले को मुख्यमंत्री ने सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का तोहफा दिया है। साथ ही प्रगति यात्रा के दौरान जिन योजनाओं की घोषणा की गई थी और पहले से चल रही योजनाओं की भी समीक्षा की गई है। लोगों से भी संवाद किया गया। हर जिले में मुख्यमंत्री लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि बिहार और तेजी से विकास करेगा। हालांकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास किया है और आगे आने वाले समय में भी नीतीश अब भरोसा दिखा रहे हैं, चाहे नीतीश मुख्यमंत्री रहें या फिर नहीं। फिलहाल आगे आने वाले समय में जेडीयू पर कितना भरोसा जनता का रहता है, ये देखने वाली बात होगी। खबरों में बात करते हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को घेरते हुए कई हमले किए हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सवाल खड़े किए। बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, ऐसा उनका कहना है। अपराधी बेलगाम है। जिन राज्यों में बीजेपी के पास गृह विभाग है, वहां क्राइम चरम पर है। अपराधियों को बीजेपी का संरक्षण मिलता है।
दोनों डिप्टी सीएम पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधी विजय और सम्राट हो गए। बीजेपी अपने चुनावी लाभ के लिए, चुनावी फायदे के लिए अपराधियों से डील करती है। किसी भी बड़े मामले में कार्रवाई नहीं होती, लीपापोती कर दी जाती है। तेजस्वी का दावा है कि मुजफ्फरपुर के गायघाट में पुलिस एक आरोपी को पकड़ने गई। थानेदार नशे में था, उसने एक निर्दोष व्यक्ति को गोली मार दी और पीड़ित परिवार से वो मिले हैं। परिवार वालों ने पुलिस को इतना ही कहा था कि आप गलत एड्रेस पर आ गए। इसमें पुलिस ने गोली चला दी। तेजस्वी ने इन सारी बातों का विश्लेषण किया है, जिसके बाद से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी ने कई सवाल खड़े किए, लेकिन खुद उल्टा उन पर ही सवालों की बौछार देखने को मिली। उनको ही जंगल राज के नाम पर घेरा जाता है, उनके ही पिता के कार्यकाल पर उन्हें खदेड़ा जाता है। हालांकि प्रशासन हर मुद्दे पर एक्शन ले रहा है। सरकार कानून व्यवस्था सुधारने पर हर समय एक्टिव नजर आ रही है और कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ये कहना गलत होगा कि अपराध पूरी तरह खत्म हो गया, लेकिन ये भी सच है कि लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, शिकंजा कसा जा रहा है। एनकाउंटर से लेकर हर एक्शन, हर मुहिम पर काम किया जा रहा है ताकि अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सके। बिहार के आईएएस अधिकारी संजीव हंस पर हुए खुलासे ने प्रशासनिक तंत्र में फैले संगठित भ्रष्टाचार की गहराई को सामने ला दिया है। जांच एजेंसियों ने बताया कि संजीव हंस कभी सीधे रिश्वत नहीं लेते थे, बल्कि इसके लिए उन्होंने एक पूरा नेटवर्क आधारित सिस्टम खड़ा कर रखा था। इस नेटवर्क में कई भरोसेमंद लोग, बिचौलिए, ठेकेदार और कारोबारी शामिल थे, जिनका काम अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था। किसी की जिम्मेदारी पैसा वसूलने की थी, कोई उसे बैंक या हवाला के जरिए बेचता था, तो कोई निवेश के रास्ते जुटाई गई रकम को आगे बढ़ाता था। तो वही सबसे चौंकाने वाली बात तो ये सामने आई कि इस पूरे नेटवर्क में संजीव हंस के लिए यस सर का नाम कोडवर्ड में इस्तेमाल होता था। इसका मकसद था कि बातचीत या लेन देन में उनका नाम सीधे शामिल ना हो सके, ताकि कानूनी जोखिम और पकड़े जाने की आशंका कम रहे। जांच दस्तावेजों में यह भी पाया गया कि नेटवर्क के कई सदस्य ठेके दिलाने, सरकारी फाइलों के क्लियरेंस और विभागीय कामों के अनुकूल फैसले दिलाने के एवज के कमीशन तय करते थे। इस संगठित भ्रष्टाचार का दायरा इतना बड़ा था कि जांच एजेंसियों ने हवाला ट्रांजैक्शन, बैंक रिकॉर्ड, मोबाइल चैट और निवेश से जुड़े दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी। संजीव फिलहाल जमानत पर बाहर है, लेकिन उन पर लगे गंभीर आरोपों की जांच लगातार जारी है। ये मामला एक बार फिर दिखाता है कि उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार कैसे सिस्टम को अंदर से खोखला करता जा रहा है। खबरों के आखिरी में बात बिहार को मिले बड़े सौगात की। केंद्र सरकार ने UDAN योजना के दूसरे चरण 2.0 के तहत बिहार में 4 नए एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दे दी है। ये फैसला देश भर में 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने की बड़ी योजना का हिस्सा है। उड़ान 2.0 के तहत इन नए एयरपोर्टों का निर्माण बिहार के क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा और आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को सस्ता और आसान बनाएगा। बिहार में प्रस्तावित 4 नए एयरपोर्ट इन शहरों में बनाए जाएंगे, जो है गोपालगंज, बेगूसराय, भागलपुर और छपरा में। सबिया में रक्षा मंत्रालय की मौजूदा एयरबेस को सिविल उपयोग के लिए विकसित किया जाएगा। उलाव में गंगा नदी के किनारे स्थित छोटे एयर स्ट्रिप को विस्तार दिया जाएगा। सुल्तानगंज में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 400 करोड़ रुपए है। छपरा में भी नया एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा। इन 4 नए एयरपोर्ट के साथ बिहार में कुल एयरपोर्टों की संख्या 10 हो जाएगी। वर्तमान में बिहार में 4 पूर्ण रूप से संचालित एयरपोर्ट है। पटना का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, गया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, दरभंगा एयरपोर्ट और पूर्णिया एयरपोर्ट। इसके अलावा बीटा और मुजफ्फरपुर में 2 एयरपोर्ट निर्माणाधीन है। उड़ान योजना 2.0 के तहत पूरे देश में 28,840 करोड़ रुपए की लागत से 100 एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। बिहार को ये 4 नए एयरपोर्ट राज्य की हवाई सुरक्षा को नई ऊंचाई देंगे।
दूर दराज के जिलों के लोगों को अब बड़ी शहरों और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक आसानी से पहुंच मिल सकेगी। इससे पर्यटन, व्यापार, उद्योग और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। विशेष रूप से गया में बौद्ध पर्यटन को नई गति मिलेगी। अभी इन नए एयरपोर्टों के निर्माण और संचालन के लिए कोई निश्चित समय सीमा घोषित नहीं की गई है, लेकिन ये कदम बिहार के लिए बड़ा तोहफा माना जा रहा है। एक बार ये एयरपोर्ट बन जाएंगे तो बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद देश के टॉप 3 राज्यों में शामिल हो जाएगा, जहां सबसे ज्यादा एयरपोर्ट होंगे। अब ये एयरपोर्ट कब तक तैयार होते हैं, ये अभी देखना बाकी है। तो खबरों का पंच में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।